बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, आज हम हाज़िर हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स में थ्योरी ऑफ बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड ग्रोथ। बैलेंस ग्रोथ क्या है और अनबैलेंस्ड ग्रोथ क्या है, तो इस सिलसिले में पहले हम डिस्कस करेंगे बैलेंस ग्रोथ। तो बैलेंस ग्रोथ बुनियादी तौर पर मईशत के इकानमी के जितने सेक्टर्स हैं, जितने शोबे हैं, उन सब को साइमल्टेनियसली उनमें इन्वेस्टमेंट करना और उनको ग्रो करना। यानी आप किसी एक शोबे को फोकस नहीं करेंगे, जितने सेक्टर्स हैं इकानमी के, जितने शोबे हैं इकानमी के, जितने एस्पेक्ट्स हैं इकानमी के, उन सब में यकमुश्त एक ही दफ़ा बड़ी और हैवी इन्वेस्टमेंट करनी है, ताकि आपके जो मसाइल लिमिटेड डिमांड और लिमिटेड मार्केट के हैं वो भी हल हो जाएं और आपको एक्सटर्नलिटीज़ भी मिल जाएं और आप एक बड़ा पुश लगा के ग्रोथ की तरफ चल पड़े। तो जब आप ये काम करेंगे तो ये बैलेंस ग्रोथ की निशानी हो। तो इसकी डेफिनेशन क्या है बैलेंस ग्रोथ की? द हार्मोनियस एंड साइमल्टेनियस डेवलपमेंट ऑफ ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी so that they could in unison simultaneously, इकट्ठा और हार्मोनियस, यकदम यकमुश्त एक ही रफ्तार से, एक ही स्पीड से सारे सेक्टर्स में आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। बड़ी इन्वेस्टमेंट, जाहिर बात है जब आप सारे सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको एक हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, आपको एक बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए और ताकि आप सारे सेक्टर्स में इसको कर सकें, इसको इन्वेस्टमेंट कर सकें इसकी। अब वो सेक्टर कौन कौन से हैं जिसमें आपने यकदम इसको इन्वेस्टमेंट करनी है ताकि वो सेक्टर्स ग्रो कर सके? तो उसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो है बैलेंस इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर। याद रखिए किसी भी इकोनॉमी के जो बड़े सेक्टर्स होते हैं उनमें से जो सबसे बड़े सेक्टर हैं वो सर्विसेज सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर ये कंप्लीमेंटरिटी होती है इनमें कि एक सेक्टर दूसरे सेक्टर को ये हेल्प आउट करता है। तो जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं उनमें इशू ये होता है कि वो ज़्यादातर एग्रेरियन सेक्टर्स होते हैं, एग्रेरियन इकोनॉमीज होती हैं, वहाँ पे एग्रीकल्चर का शेयर बड़ा होता है, इंडस्ट्री का शेयर थोड़ा होता है और इस तरीके से एम्प्लॉयमेंट लेवल भी एग्रीकल्चर में ज़्यादा इन्वॉल्व होती है और इंडस्ट्रियल सेक्टर में कम इन्वॉल्व होती है। तो लिहाजा जब आपने डेवलपमेंट की तरफ सोचना है, चलना है, एक प्रोसेस शुरू करना है, तो मोस्टली जो मुल्क है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ चल पड़ते हैं और इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब वो ये लेते हैं कि आप एग्रीकल्चर को कंसीडर नहीं करते, एग्रीकल्चर को इनकॉर्पोरेट नहीं करते, एग्रीकल्चर को साथ लेकर नहीं चलते, बल्कि एग्रीकल्चर की कॉस्ट पे इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू करते हैं। यानी एग्रीकल्चर में टर्म ऑफ ट्रेड कम रखेंगे, उसकी प्राइसेस कम रखेंगे ताकि उसका जो सरप्लस है, वो जो रॉ मटेरियल है, वो इंडस्ट्री को सस्ता मिले और इंडस्ट्री जो है वो ग्रो कर सके। इस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस शुरू करते हैं। लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि आपका एग्रीकल्चर फिर वर्स रहता है, उसमें वो डेवलपमेंट नहीं हो पाती और वो फिर पीछे रह जाता है और एग्रीकल्चर की कास्ट पे आप जो आपकी असल ताकत होती है उसकी कास्ट पे आप इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ चल पड़ते हैं। तो कहते हैं ये नहीं करना। आपने जब करनी है, ग्रोथ करनी है, अगर आप इंडस्ट्रियलाइजेशन को पे पैसे लगाते हैं, उनमें मशीनरी लाते हैं, उसमें जिद्दत लाते हैं, उसमें नई टेक्नोलॉजी लाते हैं, तो आपने एग्रीकल्चर को इग्नोर नहीं करना। एग्रीकल्चर में भी आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, एग्रीकल्चर में भी आपको ग्रोथ चाहिए, एग्रीकल्चर में भी आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, एग्रीकल्चर में भी आपको प्रॉस्पेरिटी चाहिए और एग्रीकल्चर में भी आपको नई जिद्दत, नई मशीनरी, टेक्नोलॉजी चाहिए जिससे आप थोड़े पैसों से ज़्यादा आउटपुट आप ले सकें। एग्रीकल्चर में नए सीड्स हैं, नए पेस्टिसाइड्स हैं, नई खादें हैं, फर्टिलाइजर्स हैं और नए बीज हैं, जदीद बीज है जो ज़्यादा आउटपुट दें। इसी के से लाइफस्टाइल जो एग्रीकल्चर का एक हिस्सा है उसमें जेनेटिक से आप ज़्यादा गोश्त पैदा करने वाले जानवर, ज़्यादा अंडे देने वाली मुर्गियाँ, ज़्यादा दूध देने वाले जानवर जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चर पे भी फोकस करना है और इंडस्ट्री सेक्टर पे भी फोकस करना है। अगर आप उन दोनों में से एक पे फोकस करेंगे, मोस्टली डेवलपिंग जो कंट्रीज हैं वो इंडस्ट्रियलाइजेशन को अपना मकाम और मर्तबा बना लेते हैं, मब्बा बना लेते हैं और उससे फिर वो प्रोसेस को शुरू करते हैं। तो ऐसा जो ना वो फिजिबल नहीं होता बैलेंस ग्रोथ थ्योरी के मुताबिक।
उसके बाद दूसरा है जी इन्वेस्टमेंट इन लैगिंग सेक्टर। जो लैगिंग सेक्टर हैं, जो पीछे रह गए हैं सेक्टर्स, जो क्योंकि मसला ये होता है कि जब डेवलपमेंट की तरफ हम चलते हैं तो हम किसी एक सेक्टर को फोकस कर लेते हैं, उस सेक्टर पे पैसे लगते हैं, उस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होती है, उस सेक्टर में उस सेक्टर के लिए लोगों को तैयार किया जाता है, तो वो सेक्टर तो आगे निकल जाता है, लेकिन दूसरे सेक्टर से पीछे रह जाते हैं। तो ये बैलेंस ग्रोथ थ्योरी कहते हैं कि आपने किसी सेक्टर को पीछे नहीं छोड़ना, लैगिंग सेक्टर्स को भी इन्वेस्टमेंट करनी है, उसमें भी पैसा लगाना है, उसमें भी टेक्नोलॉजी लेके आनी है, ताकि वो वाले सेक्टर भी जो ना वो आगे बढ़ सके। बैलेंस इन कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। याद रखिए, दो किस्म की गुड्स होती है। एक होती है कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स वो होती हैं जो आप इस्तेमाल करते हो, अपने मजीद पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, जो एंड यूजर उसको इस्तेमाल करता है। जैसे ये मार्कर है, तो ये इसको मैं अगर इस्तेमाल करूंगा तो मैं इसको पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल नहीं करना, अपने काम के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से ये चेयर जिस पे हम बैठे हैं, तो ये चेयर भी एंड यूजर है, ये इसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कुछ चीजें होती हैं जो एंड यूजर इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि वो मजीद आगे प्रोडक्शन प्रोसेस में हिस्सा बनती है, प्रोडक्शन प्रोसेस का वो हिस्सा होती हैं, वो मजीद दौलत पैदा करने के लिए उनसे नई चीज़ें पैदा की जाती हैं, उसको हम कहते हैं ये कैपिटल गुड्स है। मिसाल के तौर पर कोई मशीनरी है, तो मशीनरी एंड यूजर इस्तेमाल नहीं करता, मशीनरी इंटरमीडिएट यूजर यानी इन्वेस्टर इस्तेमाल करता है, जो अपने कारखाने में लगा, हथौड़ी है, छेनी है, मशीन है, ट्रैक्टर है, थ्रेशर है, हल है, ठीक है। उस तरीके से लैपटॉप है, तो ये लैपटॉप एंड यूजर भी इस्तेमाल कर सकता है, और वो कोई नई अपनी प्रोडक्शन के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। तो इस तरीके से आपने सिर्फ कंज्यूमर गुड्स पे फोकस नहीं करना, सिर्फ जूते नहीं बनाने, कपड़े नहीं बनाने, सिर्फ कारें नहीं बनानी, सिर्फ आपने जो है पंखे और एसी फ्रिज नहीं बनाने, बल्कि आपने कैपिटल गुड्स भी बनाने हैं, जो मजीद प्रोडक्शन के काम है। मशीनरी भी आपने बनानी है, आपने मशीनरी पे भी पैसा लगाना है, आपने ट्रैक्टर पे भी पैसा लगाना, आपने थ्रेशर भी बनाने हैं मुल्क में, आपने बीज भी बनाने हैं, आपने पेस्टिसाइड्स भी बनाने हैं। तो इस तरीके से नई टेक्नोलॉजी भी बनानी है, नई मशीनरी भी आएगी, नई टेक्नोलॉजी आएगी, तो उस पर भी पैसा लगाना। आपने सिर्फ कंज्यूमर गुड्स बनाएंगे तो फिर आपका उसमें आपकी कास्ट बढ़नी शुरू हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। बैलेंस इन डिफरेंट रीजन, मुख्तलिफ रीजन्स में बैलेंस। मुख्तलिफ रीजन मतलब जितने भी अंडर डेवलप कंट्रीज हैं उसमें डुअलिटी आपको देखने को मिलेगी। डुअलिटी क्या है? डुअलिज्म या डुअलिटी ये होती है कि कुछ सेक्टर्स, कुछ शहर, कुछ इलाके बहुत डेवलप होते हैं, बड़े अच्छे वेल फर्निश्ड होते हैं, बड़े अच्छे डेवलप होते हैं, वहाँ पे जदीद टेक्नोलॉजी भी होती है, सहूलियात भी होती हैं। तो बाकी जो जितने सेक्टर्स वो पीछे रह जाते हैं, वो लैगिंग में रह जाते हैं, वो उसके साथ मैच नहीं कर पाते। आप अंडर डेवलप कंट्रीज में देख लें, जैसे इंडिया में बड़े जो शहर हैं, मुंबई है, दिल्ली है, कलकत्ता है, ये डेवलप शहर हैं, ये इंटरनेशनल सिटीज़ हैं। पाकिस्तान में लाहौर है, कराची है, इस्लामाबाद है, पिंडी है, फैसलाबाद है, मुल्तान है, गुजरात, सियालकोट है, ये डेवलप शहर है, ये बड़े शहर है। तो यहाँ पे सहूलतें ज़्यादा हैं, यहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ पे कॉलेजेस हैं, यहाँ पे स्कूल्स हैं, यहाँ पे रोज़गार है। लेकिन इसके अलावा जो बाकी पूरा पाकिस्तान है, जैसे बलोचिस्तान के दूर दराज के इलाके, साउथ पंजाब के इलाके, KPK के जो पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पे नहीं है, इतनी इंडस्ट्री भी नहीं है और इन्वेस्ट वहाँ पे टूरिज्म भी इतना नहीं हुआ, तो वो इलाके भी पीछे रह जाते हैं। तो आपने जब इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपने ये नहीं देखना कि सिर्फ चंद शहरों में डेवलप कर ले रहे हैं, बल्कि जितने शहर हैं, जितने इलाके हैं, जितने सेक्टर्स हैं, उन सब पे पैसा लगाना, उन सब में इन्वेस्टमेंट करनी है। आपने जब मोटरवे के साथ लिंक करते हैं तो तमाम शहरों को लिंक करना है, अपनी यूनिवर्सिटीज तमाम शहरों में बनानी है, तमाम शहरों के सड़कें, पुल, उसके जो मसाइल हैं वो सारे हल करने हैं तमाम शहरों में। तो इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि जब आप चंद एक बड़े शहर डेवलप करते हैं तो आपकी माइग्रेशन शुरू हो जाती है, आपकी अर्बनाइजेशन शुरू हो जाती है, लोग सारे बड़े शहर की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि छोटे शहरों में कुछ सहूलत मौजूद नहीं होती। जब छोटे शहरों में कोई सहूलत मौजूद नहीं होगी, वहाँ पे हॉस्पिटल्स नहीं है, वहाँ पे कॉलेज नहीं है, वहाँ पे स्कूल्स नहीं है, वहाँ पे इदारे नहीं है, तो रिजल्ट क्या होगा कि लोग फिर मूव करेंगे बड़े शहरों की तरफ। जब मूव करेंगे बड़े शहरों की तरफ तो वहाँ पे अर्बनाइजेशन शुरू हो जाएगी, वहाँ पे फिर नए मसाइल शुरू हो जाते हैं, वहाँ पे अर्बनाइजेशन के इशू शुरू हो जाते हैं, वहाँ पे कच्ची आबादियाँ बननी शुरू हो जाती है, स्लम्स बनने शुरू हो जाते हैं, वहाँ पे झोंपड़ियाँ बननी शुरू हो जाती है, वहाँ पे फिर क्राइम की रेशो बढ़ जाती है, वहाँ पर फिर अनएम्प्लॉयमेंट के मसाइल शुरू हो जाते हैं, वहाँ पे फिर पोल्यूशन का बड़ा मसला हो जाता है, रेजिडेंस के इशू पैदा होने शुरू हो जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के मसाइल पैदा होने शुरू हो जाते हैं। तो ये फिर बड़े शहरों के मसाइल भी बड़े होने शुरू हो जाते हैं। तो इसके बरक्स अगर आप छोटे शहरों में उनकी सहूलतें देंगे, उनको वहाँ पे स्कूल मिलेगा अच्छे, वहाँ पे उनको अच्छे कॉलेज मिलेंगे, वहाँ पे उनको अच्छे हॉस्पिटल्स मिलेंगे, रोजगार मिलेगा, वहाँ पे फैक्ट्रियाँ होंगी, तो वो कभी भी बड़े शहरों का रुख नहीं करेंगे। जब बड़े शहरों का रुख नहीं करेंगे तो फिर वो आबादी आपकी अर्बनाइजेशन की जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगी। इसलिए जब आपने ग्रोथ करनी है बैलेंस ग्रोथ के थ्योरी के मुताबिक, तो आपने सारे सेक्टर्स को, सारे रीजन्स को, सारे इलाकों को साथ लेके चलना है ताकि सारे रीजन्स तरक्की करें और ये अर्बनाइजेशन का जो इशू है वो इसमें ना आए।